हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है हमने जो हिंदी साहित्य है इसकी क्लासेस स्टार्ट कर रखी है और इस क्लास के अंतर्गत हम जो हिंदी साहित्य की अपनी बुक है भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, लेखक रहेंगे हमारे सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। इस बुक में से हम ये क्वेश्चन आंसर करने लग रहे हैं और क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको जो बुक है हमारी उसमें से एक एक करके वन लाइनर क्वेश्चन आंसर आपको करवा रही हूँ। यानी इन क्वेश्चनों के जरिए भी हम अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आदिकाल अपना स्टार्ट हो गया था। आदिकाल का पहला पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। और ये क्लास आप सभी को पता है सुबह 7 से 8 बजे के बीच में आपको मिल जाती है। तो इस क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले भी। अगर ये आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपका हिंदी साहित्य काफी मजबूत हो जाएगा भी। ठीक है, एनसीईआरटी की भी क्लासें आपको मिल रही है और जो हिंदी व्याकरण है उसकी क्लासें भी आपको मिल रही है। तो प्लीज आप उन क्लासों को भी जरूर से जरूर देखें। और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना है। ठीक, और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें भी। और जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अगर किसी भी बच्चे को चाहिए तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप कमेंट में अगर लिखोगे मैडम पीडीएफ, जिस भी क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए उसके क्लास में जाकर आप पीडीएफ लिखोगे तो मैं उसी क्लास का पीडीएफ आपको तभी प्रोवाइड करवा दूंगी भाई। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आदिकाल जो है अपना स्टार्ट है, उसमें अपभ्रंश साहित्य करेंगे हम आज। ठीक है, जो अपभ्रंश साहित्य है हमारा वो करेंगे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है वो हम आज सभी कवर कर लेंगे भाई अपभ्रंश साहित्य से। तो क्लास में शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर बने रहें। तो स्वयंभू से संबंधित प्रश्न करेंगे हम, जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं। प्रश्न 1 है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना है। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि, ठीक है, राम कुमार वर्मा ने किसे माना है तो स्वयंभू को माना है। काफी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। आगे है, स्वयंभू किस सती के आसपास विद्यमान थे। जो ये किस सती के आसपास विद्यमान थे तो 8वीं सती जो 783 ईस्वी के आसपास थे भाई स्वयंभू जी। जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है भाई, जैन परंपरा का तो स्वयंभू को माना जाता है। किसको माना जाता है, स्वयंभू को माना जाता है। स्वयंभू के 3 प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से है तो कौन कौन से है, पवनचर्यू है, ऋठिनेमिचर्यू है और स्वयंभू छंद है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का क्या कहा जाता है। जो स्वयंभू जी है इनको अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास, तो ज्यादातर हम स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहते हैं। पेपर में यही पूछा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है तो देसी भाषा कहा है भाई। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के पवनचर्यू को किसने पूरा किया है। जो स्वयंभू जी है इनका जो पवनचर्यू था, ठीक है, ये राम कथा पे आधारित था और ये अधूरा रह गया था। तो पूछा गया किसने पूरा किया था, तो ये उनके ही पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। स्वयंभू जी के ही पुत्र थे त्रिभुवन, इन्होंने पूरा किया था पवनचर्यू को। पवनचर्यू में किसका चरित्र विस्तार से वर्णित है तो राम का चरित्र है भी विस्तार से वर्णन। अब पुष्पदंत जो है इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो कवर कर लेंगे। मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर क्लास में लिए हैं, जितनी भी क्लासें मैं आपको करवाने लग रही हूँ। जिस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पेपर में पूछे जाते हैं, घुमा के पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आई हूँ भाई। शिव सिंह सैंगर ने शिव सिंह सरोज में किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो भाई किसे हिंदी का प्रथम कवि माना शिव सिंह सैंगर ने, शिव सिंह सरोज में पूछा है। तो पुष्य या पुंड को भी माना है। ठीक है, ध्यान रखना है, शिव सिंह सैंगर ने माना है पुष्य या पुंड को। पुष्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानने का आधार क्या था तो किसी पुरानी अनुश्रुति का आधार था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पुष्य कवि संभवतः कौन थे, तो ये कौन थे, अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि पुष्य दंत ही थे भैया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पुष्पदंत का आविर्भाव किस स्थिति में हुआ, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार बताना है तो 9वीं सदी में हुआ है।
पुष्पदंत का आविर्भाव किस ईस्वी वर्ष में माना जाता है? तो 972 ईस्वी या 10वीं सदी में माना जाता है। देखो, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनके अनुसार तो 9वीं सदी है, ठीक है, और वैसे 10वीं सदी माना जाता है, 972 ईस्वी। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। 63 महापुराण, गुणालंकार, नय कुमारचर्यो, और नय कुमारचर्यो को भी नाग कुमारचर्यो भी कहा जाता है, ठीक है। स्टेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और है जसहेर चरियो। पुष्पदंत की 63 महापुराण गुणा अलंकार किस नाम से प्रसिद्ध है? तो महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है भाई। महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चित्र वर्णित है? तो 63 महापुरुषों का जीवन चित्र वर्णन है भाई। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में किस छंद का प्रयोग किया है? तो चौपाई छंद का प्रयोग किया है पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना किस भाव से की है? जो पुष्पदंत इन्होंने साहित्य की रचना किस भाव से की है? तो विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। अपभ्रंश और अवट में चौपरयू यानी चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है? तभी 15 मात्राओं का छंद है चौपाई, किसमें? अपभ्रंश या अवट में। पुष्पदंत को हिंदी का क्या कहा जाता? तो वो भवभूति कहा जाता पुष्पदंत को हिंदी का। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को किस उपाधि से संबोधित किया है? ठीक है, जो शिव सिंह सेंगर है, इन्होंने जो पुष्प कवि जी है यानी पुष्पदंत है, इनको किस उपाधि से संबोधित किया? तो भाखा की जड़ का भाई शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत कवि को। पुष्पदंत ने स्वयं को किन उपाधियों से विभूषित किया है? तो जो पुष्पदंत है, इन्होंने अपने आप को भाई उपाधियां दी है, और वो कौन कौन सी है? तो अभिमान मेरु कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, भाई ये सभी पुष्पदंत ने अपने आप को कहा है। ध्यान रखना, अभिमान मेरु काफी बार पूछा गया है, ये भी और ये भी, तीनों की तीनों नाम। आगे है, हरिशेन ने धम्म परीक्षा अपभ्रंश के कितने कवि माने हैं? तो कितने कवि माने भाई अपभ्रंश के? तो 3 कवि माने हैं भाई हरिशेन ने। हरिसेन के अनुसार अपभ्रंश के 3 कवि कौन कौन से है? तो कौन कौन से? चतुर्मुख है, स्वयंभू है और पुष्य दंत है भाई, और ये हरिसेन ने माने हैं। कौन से, कौन सी रचना में? धम्म परीक्षा में, ठीक है। इसमें आगे क्वेश्चन करते हैं, चतुर्मुख एवं पदड़िया बंद से करते हैं, ठीक है। चतुर्मुख और पदड़िया बंद है, ठीक है। हरिसेन ने माना था ना अपभ्रंश के 3 कवि चतुर्मुख। चतुर्मुख को देखते हैं। शंभु ने चतुर्मुख को क्या कहा है? तो क्या कहा? पदड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है भाई स्वयंभू ने चतुर्भुज मुख को भाई, ठीक है। ध्यान रखना, ये पदड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि। पदड़िया कितनी मात्राओं का मात्रिक छंद है? तो कितनी मात्राओं का मात्रिक छंद है भाई? 16 मात्राओं का है। कितनी मात्राओं का? 16 मात्राओं का है। पदड़िया छंद के नाम पर लिखे जाने वाले काव्यों को क्या कहा जाता है? तो पदड़िया बंद कहा जाता है भाई। अब जो धनपाल कवि हैं, इनके विषय में देखते हैं। पुष्पदंत किस राजा के महात्म्य भीम के सभा कवि थे? तो मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के थे भी। धनपाल किस राजा की कवि सभा के रतन थे? तो वाक्यपति राजा मुंज के। वाक्यपति राजा मुंज ने धनपाल को कौन सी उपाधि दी थी? तो सरस्वती उपाधि थी। ध्यान रखना, सरस्वती उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो धनपाल माने जाते हैं। धनपाल ने 10वीं सदी में किस ग्रंथ की रचना की है? तो भविष्यत कहा की। आगे है जैन रास काव्य परंपरा। क्या भी जैन रास काव्य परंपरा से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो जिनदत्त सूरी रहेंगे। उपदेश रसायन रास का रचना काल क्या माना जाता है? तो 1114 ईस्वी यानी 12वीं शताब्दी माना जाता है। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो उपदेश रसायन रास को माना जाता है, ठीक है। उपदेश रसायन रास किसके? जिनदत्त सूरी की रहेगी, ये भी ध्यान रखना है। और ये जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य कौन सा है? तो उपदेश रसायन रहेगा। हिंदी में रास काव्य परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शालिभद्र सूरी को दिया जाता है। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो श्री शालिभद्र सूरी रहेंगे। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना कब हुई? तो 1184 ईस्वी में हुई।
उपदेश रसायन रास कितने पदों का काव्य है? तो कितने पदों का काव्य है? तो 80 पदों का काव्य भाई उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास किस प्रकार का काव्य है? जो उपदेश रसायन रास है किस प्रकार का काव्य है? तो नृत्य गीत रास लीला काव्य है। क्या भाई? नृत्य गीत रास लीला काव्य है उपदेश रसायन रास। आगे उपदेश रसायन रास किस प्रकार का काव्य है? तो नृत्य गीत रस रासलीला काव्य है भैया। आगे है अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक को किस प्रकार का रास ग्रंथ माना जाता है? काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है ये। तो पहला धर्मेंद्र रास ग्रंथ माना जाता है संदेश रासक को, और ये किसका? अब्दुल रहमान का है भी, और अब्दुल रहमान को अद्यमान भी कहा जाता है। आगे है देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो संदेश रासक रहेगा। संदेश रासक और मुनि राम सिंह को देख लेते हैं। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो एक खंड काव्य है। कैसा? एक खंड काव्य है भैया। संदेश रासक में किसकी विरह कथा वर्णित है? तो विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। काफी महत्वपूर्ण, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। संदेश रासक का समय विद्वानों ने किस काल के आसपास माना है? तो किस काल के आसपास माना है? 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है भाई। जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि किसे कहा जाता है? तो मुनि राम सिंह को कहा जाता है जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि। आगे है डॉक्टर हीरालाल के अनुसार मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल कब का है? तो हीरालाल के अनुसार बताना है। जो डॉक्टर हीरालाल है इनके अनुसार बताना है। जो मुनि राम सिंह है इनका आविर्भाव काल का समय कब है? तो संवत 1057 के लगभग है। मुनि राम सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो पाहुड़ दोहा की इन्होंने रचना की है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ किस कवि से माना जाता है? अपभ्रंश काव्य में पूछा है तो 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है अपभ्रंश काव्य में दोहा काव्य का आरंभ। जोइंदू की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो इनकी है प्रमाद प्रकाश और योगसार। आगे है जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिस्र बंधु। जो जॉर्ज ग्रियर्सन है और मिस्र बंधु है इनके विषय में देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया है? तो 9 कवियों को इन्होंने शामिल किया था अपने ग्रंथ में। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा आदिकाल में शामिल 9 कवि कौन कौन से है? तो पुष्य कवि है, खुमान सिंह है, केदार है, कुमारपाल है, अनन्य दास है, चंद्र है, जगनीक है, सारंगधर है और जोधराज है। मिस्र बंधु ने मिस्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में किस काल के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है? ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया। तो आरंभिक के अंतर्गत 19 कवियों को इन्होंने स्थान दिया है और आरंभिक काल ठीक है 700 से लेकर 1444 विक्रम संवत इसकी समय सीमा रहेगी। आगे क्वेश्चन है मिस्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल के अंतर्गत कितने कवि रखे गए? तो 19 कवि रखे गए। ऊपर भी हमने देख लिया क्वेश्चन में 19 कवियों से, जो 19 कवि थे इनसे संबंधित हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्य या पूर्ण कवि की रचना और समय क्या दिया गया है? ठीक है, तो रचना अज्ञात है और समय 770 विक्रम संवत दिया गया है। खुमान रासो की रचना और समय क्या है? तो खुमान रासो 890 विक्रम संवत है। नंद कवि के संबंध में क्या जानकारी दी गई है? तो रचना इनकी अज्ञात है, 1137 विक्रम संवत इनका समय रहेगा। मसूद की रचना और समय क्या दिया गया है? तो रचना अज्ञात है और 1180 विक्रम संवत इनका समय है। कुतुब अली के संबंध में क्या जानकारी है? रचना इनकी अज्ञात है और 1180 विक्रम संवत इनका समय रहेगा। साईदान चारण की रचना कौन सी है? तो संवत सार है, 91 विक्रम संवत इनका समय रहेगा। अकरम फेज की रचना कौन सी है? तो वर्तमान। क्या नाम है अकरम फेज की रचना का? वर्तमान है, 1205 से 1258 विक्रम संवत इसका समय रहेगा। चंद की प्रमुख रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी है, ये इनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो और समय है 1225 से 49 विक्रम संवत। जगनीक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आला रहेगी, यानी परमाल रासो। केदार कवि की रचना के संबंध में क्या जानकारी दी गई है? तो रचना इनकी अज्ञात है। बादर वेणी की रचना और समय क्या है? तो रचना इनकी अज्ञात है, 1225
विक्रम संवत इनका समय रहेगा। जलन की रचना के संबंध में क्या जानकारी दी गई है? तो रचना का उल्लेख नहीं है भाई। भूपति की रचना कौन सी है? तो भागवत दशम सकंद भाषा। क्या है? भागवत दशम सकंद भाषा है। 1344 विक्रम संवत इसका समय रहेगा। नरपति नाल की रचना कौन सी है? तो बिसल देव रासो है भाई। नरपति नाल की रचना 1154 विक्रम संवत इसका समय रहेगा। नरसिंह की रचना कौन सी है? तो भाई विजयपाल रासो रहेगी। 1355 विक्रम संवत इसका समय है। साड़नगढ़ की प्रमुख रचना कौन सी है? तो हम्मीर काव्य है, जो 1357 विक्रम संवत इसका समय रहेगा। अमीर खुसरो की रचना के रूप में कौन सी कृति दी गई है? तो भाई नुकर चंदा की प्रेम कहानी। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन या नुकर चंदा की प्रेम कहानी। ठीक है, और पुस्तक में दी गई सूची के अनुसार है, इसका समय 1385 विक्रम संवत। और हम कौन सी बुक में से कर रहे हैं? सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में से ये हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं भाई। उसमें थोड़ी दे रखी है और मैंने ये क्वेश्चन आप सभी के लिए वन लाइनर निकाले। उसमें से जिस बच्चे के पास ये बुक है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। आगे है, गोरखनाथ के संबंध में पुस्तक में क्या जानकारी दी गई है? तो उनके 40 ग्रंथ बताए गए हैं। समय 1407 विक्रम संवत है। मिस्र बंधु विनोद के बाद संस्करणों में कवियों की संख्या कितनी हो गई थी? तो नाथ पंथियों और सिद्धों को शामिल करने पर कवियों की संख्या 75 तक पहुंच गई थी भाई। ठीक है, और जो हमने ये अभी सभी कवि देखे हैं 19, ये कौन सी पुस्तक के अनुसार है? तो ये कौन सी पुस्तक के अनुसार है भाई? जो मिस्र बंधुओं की थी, मिस्र बंधु विनोद, उस पुस्तक के अनुसार 19 कवि थे भैया। ठीक है, अब हम अपभ्रंश साहित्य से 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? तो हमने पीछे देखा स्वयंभू को माना है। स्वयंभू लगभग किस समय विद्यमान थे? तो 8वीं सदी में थे भाई। स्वयंभू को जैन परंपरा का क्या माना जाता है? तो प्रथम कवि माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्वयंभू का ग्रंथ है? तो पवनचर्यु, भविष्यत का, संदेश राशक या चंदायन। तो पवनचर्यु रहेगा। ठीक है, भविष्यत का किसका? धनपाल का। संदेश राशक किसका? अब्दुल रहमान का है। और चंदायन मुल्ला दाऊद का है। स्वयंभू के पवनचर्यु को किसने पूरा किया था? तो उनके ही पुत्र थे त्रिभुवन, इन्होंने पूरा किया था। स्वयंभू में किसका चित्र विस्तार है? तो राम का है भाई। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? तो देसी भाषा का। अगला क्वेश्चन है, श्री सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो किसको माना है? पुष्य पुंड कवि को माना। बी आंसर बिल्कुल सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पुष्य संवर्तक कौन थे? तो पुष्पदंत जो है वही क्या थे? पुष्य थे। पुष्पदंत का आविर्भाव किस ईस्वी के आसपास माना जाता है? तो 972 ईस्वी के आसपास माना जाता है। पुष्पदंत की प्रमुख रचना कौन सी है? तो महापुराण है। पंचरी, महापुराण, संदेश राशक, पाहुड़ दोहा। पंचरी अभी पता चली हमें किसकी है? स्वयंभू की है। महापुराण पुष्पदंत की है। संदेश राशक अब्दुल रहमान की है। और पाहुड़ दोहा मुनिराम की रचना रहेगी। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? मुनिराम की रचना है। पुष्पदंत की 63 महापुराण गुणालंकार किस नाम से प्रसिद्ध है? तो महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? तो 63 का है। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में किस छंद का प्रयोग किया? तो चौपाई छंद का प्रयोग किया भी पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में। अपभ्रंश और अवट में चंपयु कितनी मात्राओं का छंद है? तो 15 मात्राओं का छंद है ये। पुष्पदंत को हिंदी का क्या कहा जाता है? तो भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को किस उपाधि से संबोधित किया? तो भाषा की जड़ से संबोधित किया है भाई। पुष्पदंत ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया है? तो कवि कुल तिलक से विभूषित किया है। हरिसेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के कितने कवि माने हैं? 3 माने हैं। ये 3 कवि कौन कौन से हैं भाई? चतुर्भुज है, स्वयंभू है, पुष्पदंत है। ठीक है, ये इन्होंने माने हरिसेन ने भाई इनकी पुस्तक में। स्वयंभू ने चतुर्मुख को क्या कहा है? तो क्या कहा? पदड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पदड़िया कितनी मात्राओं का मात्रिक छंद है? तो 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है भाई पदड़िया। पुष्यदंत किस राजा के माध्यम भीम के सभा कवि थे? तो प्रतापी राजा कर्ण के थे। धनपाल किसके कवि सभा के रतन थे? वाकपति मुंज के थे भैया। वाकपति मुंज ने धनपाल को कौन सी उपाधि दी थी? तो सरस्वती की उपाधि दी थी इन्होंने भी धनपाल को।
अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि के रूप में किसका उल्लेख है? तो धनपाल का उल्लेख है। धनपाल ने 10वीं सदी में किस ग्रंथ की रचना की है? तो भविष्यत कहा की है। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरि रहेंगे। उपदेश रसायन रास की रचना किस वर्ष मानी गई है? तो 1114 ईस्वी में मानी गई है। उपदेश रसायन रास को किस परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? तो जैन रास काव्य परंपरा का माना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरि रहेंगे। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना कब हुई? 1184 में हुई थी भाई। उपदेश रसायन रास कितने पदों का नृत्य गीत रासलीला है? जो उपदेश रसायन रास है ये क्या है कि नृत्य गीत रासलीला काव्य है और ये इसमें 80 पद है। कितने हैं? 80 पद हैं। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है भाई, इनको अद्यमान भी कहा जाता है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य? तो एक खंड काव्य रहेगा। संदेश रासक में किसकी विरह कथा वर्णित है? तो विक्रमपुर की एक वियोगिनी की है। जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है? तो मुनि राम सिंह है, जिनकी रचना है पाहुड़ दोहा। आ गया भाई, मुनि राम सिंह ने किस रचना की है? तो पाहुड़ दोहा इन्होंने कौन सी भी? पाहुड़ दोहा। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ किस कवि से माना जाता है? तो जो इंदु से माना जाता है अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ। ठीक है, तो ये एमसीक्यू अपने हो गए हैं। अब जो देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनकी रचनाओं को देखते हैं आदिकाल में। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन रचनाओं को कितने वर्गों में विभक्त किया है? ठीक है, आदि काल की रचनाओं को पूछा है जो रामचंद्र शुक्ल जी ने भागों में बांटा है। तो 2 भागों में बांटा, एक तो अपभ्रंश और दूसरी देश भाषा या बोलचाल की रचना। भी ध्यान रखना है, पूछा गया है काफी बार ये। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित कितनी रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया? तो ओनली 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश की 4 रचनाएं कौन कौन सी है? तो विजयपाल रासो है, हम्मीर रासो है, कीर्तिलता है और कीर्ति पताका है। आचार्य शुक्ल के अनुसार देश भाषा काव्य की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो कुमार रासो है, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो है, जयचंद प्रकाश है, जयमंक जस चंद्रिका है, परमार रासो, खुसरो की पहलिया और विद्यापति की पदावली। देखो ये ध्यान रखना है, अपभ्रंश के तो 4 हैं, ठीक है, और 8 किसकी है? देश भाषा की है। ठीक है, तो कुल टोटल कितनी है? 12 हो गई है भाई। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य में रचनाएं। तो अपभ्रंश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया? तो 9 कवियों को किया था इन्होंने भी। हेमचंद्र के विषय में देख लेते हैं। हेमचंद्र गुजरात के किन राजाओं के दरबार में रहते थे? तो सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे हेमचंद्र। आचार्य हेमचंद्र के व्याकरण का क्या नाम है? तो क्या है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दा अनुशासन है। हेमचंद्र का व्याकरण किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध हेम में किन किन भाषाओं का समावेश हमें देखने को मिला है? तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का। हेमचंद्र किस धर्म के प्रसिद्ध आचार्य थे? तो जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य थे भैया। हेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? तो 1088 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद्र की अन्य प्रमुख पुस्तकों के नाम क्या है भाई? तो कुमारपाल चरित्र है, योग शास्त्र है, प्राकृत व्याकरण है, छंदानुसार नाममाला कोश है, देसी नाममाला कोश है भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, हेमचंद्र को किस भाषा का पाणिनि माना जाता है? तो प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हेमचंद्र को किस भाषा का पाणिनि माना जाता है? अभी देखा हमने प्राकृत का भी। हेमचंद्र ने व्याकरण के उदाहरणों के लिए किस प्रकार के काव्य की रचना की? तो रूढ़ि के समान एक दुध्याश्य काव्य की रचना की थी इन्होंने। आगे है सोमप्रभ सूर्य एवं मेरुतुंग, इसकी इनको देख लेते हैं। सोमप्रभ सूर्य किस क्षेत्र के प्रसिद्ध जैन साधु थे? तो गुजरात के थे भैया। सोमप्रभ सूर्य का आविर्भाव किस संवत में माना जाता है? तो 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभ सूर्य ने कुमारपाल प्रतिबोध कब लिखा था? ठीक है, तो सोमप्रभ सूर्य की रचना कौन सी है? कुमारपाल प्रतिबोध है, पूछा गया है। ठीक है, वो कब लिखा था? तो 1241 विक्रम संवत में लिखा था। कुमारपाल प्रतिबोध किस प्रकार का काव्य है? तो गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है भी कुमारपाल प्रतिबोध। जैनाचार्य मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना कब की है? तो प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? जैनाचार्य मेरुतुंग की है।
और संवत 1361 ईस्वी में इनकी रचना की थी इन्होंने। प्रबंध चिंतामणि किस भाषा की रचना, तो संस्कृत भाषा की रचना रहेगी। प्रबंध चिंतामणि में किस राजा के संबंध में कुछ दोहे दिए गए हैं, तो मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के संबंध में है भी ये दोहे। प्रबंध चिंतामणि में दुहा विदा के संबंध में क्या कथा मिलती है, तो इसमें दुहा विदा में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, इसी कारण अपभ्रंश काव्य को दुहा विदा भी कहा जाता है। आगे है दोहा और प्राकृत पैंगलम। तो अपभ्रंश से पूर्व किस छंद का प्रयोग नहीं होता था, भाई अपभ्रंश से पहले तो दोहा का प्रयोग नहीं होता था अपभ्रंश से पहले। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में किस ग्रंथ का संग्रह किया था, तो प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ का किया था इन्होंने भी। प्राकृत पैंगलम में किन किन कवियों की रचना संकलित की गई, तो विद्याधर की, सारंगधर की, जज्जल की, बब्बर की, ठीक है, इन आदि कवियों की रचनाएं संकलित की गई थी प्राकृत पैंगलम में। प्राकृत पैंगलम में किसका विवेचन किया गया है, तो प्राकृत और अपभ्रंश छंदों का किया गया है। आगे सारंगधर, इनके विषय में देखते हैं। सारंगधर किस प्रकार के कवि थे, तो अच्छे कवि और सूझकार थे ये। सारंगधर ने किस नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया था, तो सारंगधर पद्धति के नाम से बनाया था इन्होंने। सारंगधर पद्धति में किन विषयों की सामग्री मिलती है, तो इसमें बहुत से साबरमंत और भाषा चित्र काव्य भी दिए गए हैं। सारंगधर पद्धति किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में, हालांकि बीच बीच में देश भाषा के भी वाक्य आए हैं इसमें। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंदों के आधार पर किस ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की है, तो हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की है भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हम्मीर रासो के रचनाकार के रूप में किसे बताया गया, तो सारंगधर को ही बताया गया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने जज्जल नामक कवि को किस रचना का रचयिता घोषित किया है, जज्जल को भी, ठीक है, जज्जल नामक एक कवि है, ठीक है। राहुल सांस्कृत्यायन ने किस रचना का रचयिता घोषित किया है, तो हम्मीर रासो का, ठीक है। हम्मीर रासो के रचनाकार कौन बताए हैं, जज्जल बताए, और किसने, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम्मीर शब्द किसका विकृत रूप है, तो अमीर का है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम्मीर शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है, किसी पात्र का नाम न होकर विशेषण के रूप में इसका प्रयोग हुआ है हम्मीर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। आगे है शिव सिंह सेंगर के अनुसार सारंगधर किसके औलाद में हुए थे, तो चंद की औलाद में थे भैया, ठीक है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार सारंगधर ने किन काव्यों को भाषा में बनाया था, तो हम अमीर गैर और हम्मीर काव्य। सारंगधर तीर्थ, सारंगधर पद्धति में किस प्रकार के वाक्य भी मिलते हैं, तो देश भाषा के वाक्य भी हमें देखने को मिलते हैं। सारंगधर पद्धति में श्री कंठ पंडित का कौन सा संग्रह उल्लेखित है, तो श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में किया गया संग्रह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सारंगधर के संबंध में क्या अनुमान व्यक्त किया है, उन्होंने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोग करता है, ठीक है। तो कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोग करता, ठीक है, किसको माना जाता है, सारंगधर को माना जाता है। और किसने माना है भाई, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आगे है, ये भी हमारी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने भाई जो आदिकाल रचना है, ठीक है, वो कौन कौन सी मानी है, अपभ्रंश भाषा की और देश भाषा की मानी है। हेमचंद्र सिद्ध हेम संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश के कवि थे। हेमचंद्र का जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोधिन की रचना है 1241 विक्रम संवत। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि रचना है संवत 1361 में। लक्ष्मीधर की प्राकृत पैंगलम है। प्राकृत पैंगलम प्राकृत एवं अपभ्रंश छंदों का विवेचन इसमें किया गया है। सारंगधर की सारंगधर पद्धति है। राहुल सांस्कृत्यायन ने जज्जल को हम्मीर रासों का रचयिता माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता माना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश भाषा बोलचाल की रचनाओं में कौन सी कृति शामिल है। ठीक है, देश भाषा की रचना में कौन सी कृति है, तो देश भाषा है, इसमें कौन सी रचना लिखी गई थी, तो खुमान रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश की रचनाओं में विजयपाल रासो के साथ कौन सी रचना, तो हम्मीर रासो रहेगी।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश की रचनाओं में कीर्ति लता के साथ कौन सी रचना है? कीर्ति पताका है। आचार्य शुक्ल द्वारा देसी भाषा काव्य की रचनाओं में किस कवि की पहेलियों को स्थान दिया गया? तो खुसरो की पहेलियों को स्थान दिया गया है। आचार्य शुक्ल द्वारा देश भाषा काव्य की रचनाओं में विद्यापति की कौन सी रचना शामिल है? तो भाई देश भाषा काव्य में तो विद्यापति की पदावली। हेमचंद्र के व्याकरण में अपभ्रंश के साथ किन दो भाषाओं को शामिल किया गया है? हेमचंद्र के व्याकरण में तो संस्कृत और प्राकृत को शामिल किया गया अपभ्रंश के साथ। हेमचंद्र की देसी नाममाला कोश किस प्रकार की पुस्तक है? तो हेमचंद्र की प्रमुख पुस्तकों में से ये कोश ग्रंथ है। क्या है ये? कोश ग्रंथ है। हेमचंद्र के व्याकरण के उदाहरणों के लिए रचित काव्य का नाम क्या है? तो दद्याश काव्य रहेगा। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता सोमप्रभ सूरी ने इसे किस प्रकार लिखा है? तो कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है इसके रचयिता कौन है? सोमप्रभ सूरी है। तो इसे किस प्रकार लिखा? गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य के रूप में लिखा है। प्रबंध चिंतामणि में आए कुछ दोहों में किस राजा के चाचा मुन से संबंधित है? तो मालवा नरेश के। ठीक है, मालवा नरेश के भी आगे नहीं आएगा। आज्ञावंश काव्य को दुहा विदा कहे जाने का कारण क्या बताया गया? तो दुहा विदा में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा के आने के कारण। प्राकृत पैंगलम का संग्रह किस शताब्दी के अंत में किया गया है? तो 14वीं शताब्दी के अंत में किया गया है। प्राकृत पैंगलम में जज्जल के साथ किन कवियों की रचना संकलित है? तो जज्जल के साथ प्राकृत पैंगलम में विद्याधर की, सारंगधर की, जज्जल की, बब्बर की, इन आदि कवियों की रचना संकलित है। प्राकृत पैंगलम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्राकृत पिंगल सूत्र के नाम से भी जाना जाता है प्राकृत पैंगलम को। प्राकृत पैंगलम की टीका किस विद्वान ने लिखी है? तो वंशीधर ने लिखी है। किसने लिखी है? वंशीधर ने लिखी है। सारंगधर ने अपने सुभाषित संग्रह का नाम क्या रखा? तो सारंगधर पत्ती रखा था। सारंगधर पत्ती में साबर मंत्रों के साथ और क्या सामग्री दी गई है? तो भाषा चित्र काव्य भी दिए गए साबर मंत्रों के साथ भी। आचार्य शुक्ल ने हम्मीर रासों के अस्तित्व की कल्पना किस आधार पर की है? तो प्राकृत पैंगलम के कुछ छंदों के आधार पर की है। हम्मीर रासों की रचना के लिए सारंगधर को किस आधार पर बताया गया? तो आचार्य शुक्ल के मत के आधार पर बताया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हम्मीर शब्द को किसका विकृत रूप माना है? तो अमीर का विकृत रूप माना है भाई। शिव सिंह सेंगर के अनुसार सारंगधर ने हम्मीर से संबंधित कौन कौन से काव्य बताए हैं? तो हमीर गेर और हमीर काव्य बताए हैं भाई शिव सिंह सेंगर ने। सारंगधर पत्ती में देश भाषा के वाक्य किस भाषा के बीच बीच में आते हैं? तो संस्कृत भाषा की रचना के बीच बीच में आते हैं। आगे है श्रीमल देवराजा की प्रशंसा में सारंगधर पत्ती में किस पंडित का संग्रहित श्लोक उल्लेख श्रीमल्ल देवराजा की प्रशंसा में सारंगधर पत्ती में किस पंडित का संग्रहित श्लोक उल्लेखनीय है? तो श्रीकंठ पंडित का है भाई उल्लेखनीय। तो भाई एक क्वेश्चन और है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सारंगधर को किस छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है? तो कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए उसमें आप ओनली लिखें पीडीएफ तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।